आपने बहुत सारे जासूसों की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जासूस की कहानी बताएंगे जिसने अपनी फील्ड छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह गुजारने की कोशिश की, लेकिन उसके कोलीग्स ने उसकी जान के दुश्मन बनकर सालों बाद उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस जासूस का अंजाम क्या होता है? क्या उसे मारकर उसकी शिनाख्त मिटा दी जाती है या उसे गायब कर दिया जाता है? ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 2009 से होती है, जहाँ कोरिया की स्पेशल फोर्सेस के दो एजेंट्स मंगोलिया और सोंग एक होटल को तोड़ते हुए उसमें एंटर होते हैं। होटल में कुछ दुश्मन मिलिट्री की मालूमात चोरी करके छुपे हुए थे। मंगोलिया होटल के एक रूम की तलाशी लेने लगती है जब उसे उसके पिता की कॉल आती है, जो उसे वहाँ से निकलने का कहते हैं क्योंकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। पिता उसे किसी पर विश्वास न करने का कहते हैं। इससे पहले के पिता उससे मजीद कुछ कहते कोई उनको गोली मार देता है। सोंग जो बाहर दुश्मन पर नजर रखने को रुका था, वो अपनी साथी मंगोलिया की तलाश में रूम के अंदर जाता है, लेकिन जब मंगोलिया उसको देखती है तो उसे अपने पिता के अल्फाज याद आते हैं और वो विंडो से भागने से पहले सोंग को गोली मार देती है। समय बीतता रहता है और अब हमें 2020 सियोल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक हाउसवाइफ माइंग अपने ट्विस्टेड डोनट्स का स्टोर खोलने के लिए जल्दी उठती है। वो सारे डोनट्स जल्दी से सेल करके स्टोर बंद करने लगती है ताकि अपने हस्बैंड वैन से मिल सके। वैन एक कंप्यूटर रिपेयर मैन होता है और अपनी दुकान पर जूस पीते हुए काम कर रहा है। वो जूसेस की बहुत सारी बॉटल्स खरीदता है क्योंकि उनके ढक्कन पे बहुत सारे इनामात लिखे होते हैं। माइंग ये देखकर उस पर फजूल में इतने पैसे जाया करने पर नाराज होने लगती है, तो वो उसे बताता है कि दूसरा बड़ा इनाम लॉन्ड्री मशीन का है। माइंग ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे लॉन्ड्री मशीन की जरूरत थी। वैन अपने क्लाइंट से डीलिंग कर रहा था जब माइंग जूस बॉटल्स के ढक्कन पर लिखा इनाम देखकर शॉक रह जाती है। बॉटल में से उनको हवाई ट्रिप निकलता है जिस पर वो दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो माइंग की कंजूसी के कारण उसका मूड बदल जाता है। माइंग फैसला कहती है कि वो ट्रिप पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक हफ्ता अपनी दुकानों को बंद रख के छुट्टियों पर इतना पैसे जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। माइंग फैसला करती है कि वो बॉटल के ढक्कन ईबे पर सेल करके पैसे बनाएगी और नई लॉन्ड्री मशीन खरीदेगी। माइंग की बेटी स्कूल से घर आती है तो माइंग को पता चलता है कि वो स्कूल में किसी बच्चे के साथ लड़कर और उसकी अच्छी खासी कुट लगाकर आई है। माइंग उस पर चिल्लाते हुए उसे मारती है, जिस कारण वो रोने लगती है और कहती है कि क्लास में सब मेरा मजाक बनाते हैं क्योंकि मेरे पास ना तो मोबाइल फोन है, ना ही मैं छुट्टियां मनाने किसी दूसरी जगह जा सकती हूँ। माइंग को ये सुनकर बुरा लगता है और रात को उसे सुलाने के बाद उसकी कॉपीज देखती है कि उसने अपनी विशेष में ट्रिप का ही लिखा था। इससे वो वैन से बात करती है कि उन्हें छुट्टियां मनाने हवाई जाना चाहिए ताकि उनकी बेटी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा देख सके। वैन उसके फैसले पर खुश होता है कि तभी उसकी लॉन्ड्री मशीन से ठोकर लगती है और मशीन दोबारा चलने लगती है, यानी लॉन्ड्री मशीन का खर्चा भी बच गया। अगले दिन तीनों अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिस जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत एक्साइटेड होकर ट्रिप पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहीं हम एक मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं जिसके पास पासपोर्ट और प्लेन की टिकट होती है और उसे कॉल पर बताया जाता है कि उसके जाने का समय आ गया है। शहर के दूसरे हिस्से में हमें सोंग नजर आता है, जिससे कॉल आती है। उसमें उसे मंगोलिया के 10 साल बाद दोबारा मिलने का बताया जाता है और ये भी कि वो हवाई जा रही है। सोंग उसे जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। आखिरकार ट्रिप पर जाने का दिन आता है, लेकिन उस दिन भी माइंग अपनी दुकान पर काम कर रही थी ताकि ट्रिप के लिए मजीद पैसे इकट्ठे कर सके। वो एयरपोर्ट जाने के लिए भी टैक्सी की बजाय एयरपोर्ट शटल लेती है। एयरपोर्ट पर इसी ट्रिप के लिए और लोग भी इकट्ठे हो रहे थे। उन लोगों में सोंग और मिस्टीरियस लेडी भी थी जिसने अपना चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। इसके अलावा सोंग के टीम के लोग भी वहाँ मौजूद थे और ऐसा लगता था कि एडवेंचरस सफर शुरू होने वाला है। किस्मत माइंग और उसके परिवार का काफी साथ दे रही थी। उनको बताया जाता है कि उनके इनाम में 2 बिजनेस क्लास की सीट्स फ्री हैं। माइंग और उसकी बेटी बिजनेस क्लास में और वैन इकोनॉमी क्लास में बैठ जाता है। जैसे ही जहाज उड़ता है, सोंग के एजेंट्स माइंग पर नजर रखने के लिए प्लेन में चलना फिरना शुरू कर देते हैं। मिस्टीरियस लेडी भी इस बात को नोट करती है और छुपने के लिए वॉशरूम चली जाती है। एयर होस्टेस सर्व करने आती है तो माइंग को स्नैक्स देते हुए उस पर कुछ नट्स गिर जाते हैं, लेकिन माइंग उनको ऐसे कैच कर लेती है जैसे स्पेशल एजेंट्स की ट्रेनिंग होती है। ये देखकर एयर होस्टेस के साथ मौजूद अटेंडेंट हैरान होकर सोचता है कि शायद माइंग कोई जासूस या नेशनल सिक्योरिटी एजेंट है। वो माइंग से पूछता है तो वो हंसने लगती है। एयर होस्टेस अटेंडेंट को समझाती है कि वो एक हाउसवाइफ है, उसे फजूल में परेशान करना बंद करो। उसी वक्त वैन एक फेलो पैसेंजर के साथ दोस्ती करता है जो अकेला सफर कर रहा था। वो अपनी बेटी और नती के पास जा रहा था और अपनी नती के लिए एक टेडी बेयर का गिफ्ट ले जा रहा था। बिजनेस क्लास में माइंग के स्टमक में दर्द होता है और वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो वैन को अपनी बेटी का ध्यान रखने का कहती है। एक वॉशरूम में मिस्टीरियस लेडी छुपी थी, इसलिए माइंग दूसरा वॉशरूम ढूंढते हुए स्पेशल एजेंट के पास पहुंच जाती है जो अभी तक मंगोलिया को ढूंढ नहीं पाए थे। वो माइंग को आते देखकर लाइन में लगकर इंतजार करने का नाटक करते हैं। आखिरकार माइंग को एक खाली वॉशरूम मिल जाता है और तभी सोंग मजीद टाइम जाया किए बिना ऑपरेशन शुरू करने का ऑर्डर देता है, जिसके ऑर्डर का सुनकर अटेंडेंट एयर होस्टेस को बताता है कि हमारे प्लेन में स्पेशल एजेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती
थी क्योंकि वो हमेशा नकली सिपाही होने का नाटक करता था। सॉन्ग के एजेंट्स प्लेन को अगवा कर लेते हैं और सॉन्ग एयर होस्टेस पर पिस्टल टान कर कैप्टन से कहता है कि जहाँ मैं कहता हूँ प्लेन को वहाँ ले जाओ। इसी वक्त सॉन्ग के आदमी प्लेन की तलाशी लेते हैं ताकि तमाम पैसेंजर्स को एक सेक्टर में इकट्ठा कर सके। उधर वैन के साथ वाला पैसेंजर जो एक सियासतदान होता है और सियासतदानों को लगता है कि दुनिया में सब उनकी वजह से हो रहा है, ये भी अपने ख्वाबों की दुनिया में था, जिससे लग रहा था कि ये सारे एजेंट्स यहाँ उसके लिए आए हैं। लेकिन सॉन्ग के एजेंट्स उसकी खुशफहमी के गुब्बारे से हवा निकालते हुए उसे भी बाकी पैसेंजर्स के साथ बैठा देते हैं। साउथ कोरियन नेशनल सिक्योरिटी सर्विस को प्लेन की हाईजैकिंग की खबरें मिलती है, लेकिन वो पुरसुकून होते हैं क्योंकि प्लेन में एक एजेंट भी मौजूद था। उनके एजेंट को देखें तो वो काफी परेशान था और अपनी परेशानी खत्म करने के लिए वो बहुत सारी पिल्स खाकर गहरी नींद सोया हुआ था कि हिलाने पर भी नहीं उठता। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसने प्लेन की क्या खाक रक्षा करनी थी। सॉन्ग के एजेंट्स उसे भी बाकी लोगों के साथ घसीटते हुए ले जाते हैं। सॉन्ग मिस्टीरियस लेडी को देखता है और इसे लगता है कि ये मंगोलिया है। इसे वो उसका निकाब उतार देता है, लेकिन वो एक मशहूर एक्ट्रेस थी जो कि बगैर किसी डिस्टर्बेंस के सफर करना चाह रही थी, इसीलिए उसने निकाब कर रखा था और आप भी इसे मेरी तरह एजेंट समझ रहे होंगे। यही हमें पता चलता है कि मंगोलिया नॉर्थ कोरिया से साउथ आई थी और चाइनीज होने का नाटक करती थी। इसे उसे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया गया था। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जिसने कोई जुर्म किया हो और उसे उसकी सजा ना मिली हो बल्कि वो भाग गया हो। मंगोलिया के बारे में मशहूर था कि उसने अपनी शक्ल बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और एक नए नाम और नए चेहरे के साथ नई जिंदगी शुरू की थी। वो एजेंट कोई और नहीं, हमारी माइंग है, जिसने अपनी सर्जरी करवाने के बाद अपना नाम माइंग रख लिया था। मंगोलिया उसका कोड नेम था। एक आदमी माइंग को बाथरूम में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी अच्छी फाइटर थी, इसलिए वो उसे किक लगा के बाहर फेंक देती है। वो सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे स्पीकर में सॉन्ग की आवाज सुनती है जो उसको सामने आने का कह रहा था। माइंग सोचने लगती है कि कैसे 10 साल पहले उसकी जिंदगी बदल गई थी। सॉन्ग को शूट करने और वहाँ से भागने के बाद वो वैन से मिली थी और अब उनकी क्यूट सी बेटी थी। माइंग अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने परिवार के लिए लड़ने का फैसला करती है। वैन अपनी बेटी को किसी के पास छोड़कर अपनी पत्नी की तलाश में इकोनॉमी क्लास से बाहर निकलता है। जाते जाते उसे एक लैपटॉप गिरा हुआ नजर आता है तो वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और सर्वर रूम में जाकर लैपटॉप को सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है ताकि प्लेन को अपने कंट्रोल में ले सके। उसी वक्त एजेंट्स में से एक आदमी अटेंडेंट को लेकर जाता है कि उसे पैसेंजर्स की लिस्ट दिखाए, लेकिन वहाँ माइंग उस एजेंट पे हमला कर देती है। माइंग अटेंडेंट से पैसेंजर लिस्ट मांगती है जो अटेंडेंट ने अपनी सॉक्स में छुपा रखी थी। माइंग उस लिस्ट को ओवन में चला देती है। माइंग एयर होस्टेस का यूनिफॉर्म पहनती है और अटेंडेंट से उसकी स्मार्ट वॉच लेती है ताकि उससे राब्ते में रह सके। अटेंडेंट सर्वर रूम में वैन को देखता है जो साउथ कोरियन नेशनल सिक्योरिटी सर्विस को सिचुएशन के बारे में पैगाम भेज रहा था। अटेंडेंट उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वैन भी किसी फाइटर को तरह उसका हमला नाकाम कर देता है। वो समझ आता है कि वैन एजेंट्स के साथ नहीं है, इससे उसे माइंग के बारे में बताता है और स्मार्ट वॉच से उसकी माइंग बात भी करवाता है। वो दोनों एक दूसरे की आवाज नहीं पहचानते और माइंग वैन को सिचुएशन डील करने का कहकर कॉल बंद कर देती है। वैन प्लेन सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेते हुए प्लेन की मंजिल को फिक्स करता है। सॉन्ग कैप्टन के साथ कैबिन में अभी तक उस पर गन टाने होता है, लेकिन उसे तभी पता चलता है कि किसी ने प्लेन सिस्टम को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो वैन के बारे में जानकर उसे ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। माइंग पहले कैबिन में जाती है जहां एक एजेंट के सिवा कोई नहीं होता, लेकिन एक आदमी को ठिकाने लगाना माइंग के लिए कोई मसला नहीं था। माइंग अपने सामने आने वाले एजेंट की अच्छी धुलाई करती है और उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो 10 साल बाद फाइट कर रही है। वो इकोनॉमी क्लास में जाती है जहाँ सारे पैसेंजर्स बैठे थे। वहाँ भी एक एजेंट उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उससे फाइट करने लगती है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसको देखती है जिसपे वो किसी पैसेंजर की कैप से अपना मुंह छुपा लेती है। माइंग उससे लड़ते हुए दूसरे कैबिन में आ जाती है जहाँ वैन को भी ले आते हैं जो माइंग को देखकर काफी हैरान था। वो माइंग से कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें क्यों पकड़ रखा है। सॉन्ग उसकी बक से तंग आकर उसे मारता है तो माइंग जो मुंह छुपा कर खड़ी थी वो तुरंत वैन के पास आती है। सॉन्ग उन दोनों को बांध कर इकोनॉमी क्लास से गुजारता है कि तभी उसकी नजर उनकी बेटी पर पड़ती है, जिससे वो उसकी मॉम को पूछने लगता है। बच्ची काफी स्मार्ट थी। वो सॉन्ग से कहती कि मेरी मॉम मेरे पीछे बैठी है। सॉन्ग देखता है कि वो एक्ट्रेस थी, जिस पर काफी लोग हैरान थे कि एक्ट्रेस की एक बेटी है। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था और एक्ट्रेस भी कहती है कि ये बच्ची झूठ बोल रही है, लेकिन तभी वो बच्ची उसके कान में कहती है कि मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर एक्ट्रेस भी कह देती है कि हाँ ये मेरी बेटी है। माइंग और वैन दोनों बंधे हुए थे। जब माइंग को पता चलता है कि वैन भी स्पेशल एजेंट था, वैन उसे बताता है कि मैंने जब तुम्हें 10 साल पहले कुछ गुंडों की गुंडागर्दी पर उनकी धुलाई करते देखा, तभी मैंने डिसाइड किया था कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। उधर सॉन्ग के एजेंट सॉन्ग से कहते हैं कि माइंग को हमारे हवाले करो और तुम प्लेन समुद्र की तरफ ले जाओ। सॉन्ग उनसे कहता है कि मैं इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान नहीं ले सका, जिस पे वो उसके साथ लड़ने लगते हैं। वो काफी ज्यादा थे, इससे वो सॉन्ग पर काबू पाकर उसको बांधकर माइंग और वैन के पास ले आते हैं। वो लोग उसको देखकर काफी हैरान थे। वैन उससे पूछता है कि तुम तो लीडर नहीं थे, तो सैंग भी लाइक हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। माइंग उससे पूछती है कि तुम मेरे
मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो। तो वो बताता है कि मुझे मेरी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। माइक के पिता ने किसी न्यूक्लियर प्लान को बनाया था जिस कारण माइक के पीछे कुछ आदमी लगे हुए थे और अगर वो प्रोजेक्ट उनके हाथ लग जाता तो दुनिया में तबाही आ जाती। माइक पूछती है कि इसमें मेरे पीछे आने का मकसद क्या है। तो वो बताता है कि वो प्लान तुम्हारे पिता ने सील किया हुआ है जो तुम्हारी आई वेरिफिकेशन से खोलेगा। सॉन्ग माइक से बात कर रहा था और वैन को उससे जेलसी फील हो रही थी। इससे वो उसे कहता है कि मेरी पत्नी की तरफ इतनी गौर से मत देखो। वैन माइक से भी कहता है कि तुम सॉन्ग की तरफ मत देखो। सॉन्ग माइक को बताता है कि मेरे लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की और वो तुम्हें बेचने का मंसूबा बना रहे हैं। ये सुनकर तो वैन को और चिंता होने लगती है। वो रोना धोना शुरू कर देता है जिस पर माइक उसे चुप रहने का कहती है ताकि वो फोकस होकर सोच सके। माइक सॉन्ग से पूछती है कि मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? तुमने मुझे मारने की कोशिश की। सॉन्ग उसे याद दिलाता है कि मैंने ऐसी कोशिश नहीं की बल्कि तुमने मुझे शूट किया। वो माइक से पूछता है कि तुमने 10 साल पहले मुझे शूट क्यों किया? तो माइक कहती है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था और तुम्हें लगा मैं तुम्हें मार रहा हूँ। वैन को उसकी बात पर फिर गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने इसे बचाने का क्यों सोचा? ये मेरी है। सॉन्ग उसकी बक बक की परवाह किए बिना माइक से बात किए जा रहा था और ऐसा लगता था कि वो अंदर कहीं माइक से प्यार करता है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वैन सर्वर रूम से प्लेन सिस्टम को कंट्रोल करने लगता है। साथ ही वो कैमरा रिकॉर्डिंग भी देख रहा था जिसमें सॉन्ग अभी भी माइक से बातें करता दिखाई देता है। वो माइक को कहता है कि तुम मेरी बैग थी जिस पे वैन को और गुस्सा आता है लेकिन माइक सॉन्ग से कहती है कि अब ये बातें छोड़ो क्योंकि मैं किसी और की बैग बन चुकी हूँ। और उसकी बात पे वैन पूरी तरह खुश हो जाता है। वो लोग इकोनॉमी क्लास में आकर सॉन्ग के बाकी साथियों के साथ लड़ने लगते हैं और माइक की लड़ाई देखकर हर कोई काफी इम्प्रेस था। बाकी पैसेंजर्स भी उनकी मदद करते हैं और वो उन लोगों पर काबू पा लेते हैं। माइक की बेटी अपनी मॉम पे बहुत प्राउड होती है जिससे सबको पता चल जाता है कि ये एक्ट्रेस की बेटी नहीं बल्कि माइक की बेटी है। वैन के साथ वाला पैसेंजर जो खुद को पॉलिटिशियन बता रहा था वो अपना टेडी बेयर माइक की बेटी को देता है और उसे साथ लेकर माइक के पास जाता है। माइक सॉन्ग के साथ ही वैन सॉन्ग से चोंचे लड़ा रहा था। तभी पॉलिटिशियन माइक की बेटी पर पिस्टल टांग कर माइक से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। फ्लैशबैक से पता चलता है कि इसी आदमी ने माइक के पिता को न्यूक्लियर प्लेन लेने के लिए मारा था और अब वो माइक को बताता है कि मैंने प्लेन में बॉम्ब लगाया हुआ है। वो माइक को डराने के लिए वैन को गोली मार देता है और माइक से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो सब लोग मारे जाएंगे। माइक अपनी बेटी और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है जिस पर उसकी बेटी बहुत रोने लगती है। माइक अपनी बेटी के कान में कुछ कहती है तो वो चुप हो जाती है। माइक और वो आदमी पैराशूट बांधकर जहाज का दरवाजा खोलकर कूदने वाले थे जब माइक अपनी बेटी को इशारा करती है। यही हमें पता चलता है कि माइक ने अपनी बेटी से कान में कहा था कि मैं जब इशारा करूं मेरी तरफ टेडी बेयर गिरा देना। वो माइक की तरफ वो टेडी बेयर गिराती है। माइक उस टेडी बेयर को बाहर गिरा देती है और उसके साथ ही वो पॉलिटिशियन को धक्का देकर जहाज से बाहर फेंक देती है। टेडी बेयर के अंदर बॉम्ब था जो बाहर गिरते ही ब्लास्ट हो जाता है। माइक की अक्लमंदी से इतने सारे लोगों की जान बच जाती है। वो वैन को उठाती है जिसे गोली लगी थी। वो उठ नहीं रहा था इससे वो उसे मारती है और वो उठकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद सॉन्ग उसे बातें सुना रहा था क्योंकि वैन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी इसीलिए उसे गोली ने नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर को वो भी एक एजेंट था। अब जब उस आदमी से भी जान छूट गई थी जो माइक के पीछे लगा हुआ था तो सॉन्ग का काम खत्म हो गया था। माइक खुद ही उनसे मिलकर न्यूक्लियर प्लेन की सील ओपन कर देती है इसीलिए वो वैन से माइक का ख्याल रखने का कहता है। तो वैन फिर नाराज होता है कि मेरी वुमेन का ख्याल रखने के लिए मुझे किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं। सॉन्ग माइक से कहता है कि अगले जन्म में मिलेंगे जिस पे वैन कहता है कि ये कभी नहीं होगा। सॉन्ग पैराशूट पहनकर जहाज से कूद जाता है। जहाज वापस उसी शहर जा रहा था जहाँ से आया था जिस पे वैन शोर मचा देता है कि हम अपने हनीमून ट्रिप पे हवाई जा रहे हैं इसे हमें हवाई ही लेकर जाओ। सब पैसेंजर्स भी उसका साथ देने लगते हैं क्योंकि वो सब माइक के उनकी जान बचाने पे बहुत खुश थे। सबके इस सार पर पायलट जहाज हवाई की तरफ मोड़ लेता है। हवाई बीच पर जाकर वो तीनों खुशी खुशी घूम रहे थे जब वैन माइक से कहता है कि शादी के 10 साल बाद मैं ये ट्रिप अरेंज करने के काबिल हो सका। उसकी बात पे माइक हैरान होती है और फिर उसे समझ आ जाता है कि ये ट्रिप किसी बोतल के ढक्कन से नहीं निकला बल्कि वैन ने उसके आने से पहले खुद ही बोतल के ढक्कन पे हवाई ट्रिप लिख दिया था। वो जानता था कि माइक जैसी कंजूस औरत कभी भी ऐसे ट्रिप पर जाने के लिए नहीं मानेगी और हुआ भी ऐसा ही। माइक ये सब सुनकर उससे लड़ने लगती है लेकिन अब वैन को तो क्या परवाह थी। वो ट्रिप पर आ चुके थे। उनकी बेटी मजे से बैठी जूस पीते हुए खूब एंजॉय कर रही थी और माइक वैन पर गुस्सा करते हुए उसके पीछे भाग रही थी। इसके साथ ही हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।